Hey guys, welcome to another video lecture by Launchpad Education. My name is Ruchika. So in today's lecture, we learned about the Government of NCT of Delhi Amendment Act 2021. So this act has come into force. In this video, हम देखेंगे इस act का background और इसके provisions क्या हैं. Before that, if you do not want to miss any updates, subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on our social media handles. We are there by the name of Launchpad Education. Also, if you want to download the PDF of this lecture, subscribe to our Telegram channel. The link for that is in description. So we'll start with the provisions of the Act. Act के according, the expression government referred to in any law to be made by the Legislative Assembly shall mean the Lieutenant Governor. इसका मतलब है कि अगर Legislative Assembly कोई law बनाती है और उस law में एक्सप्रेशन गवर्नमेंट का यूज़ किया जाता है, then that expression government is referring to Lieutenant Governor, which essentially means that इस लॉ के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दी गई है. दैट इज़ द एक्ट गिव्स प्राइमेसी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कैबिनेट या फिर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वो लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के ऊपर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन ऑब्टेन करना विल बी नेसेसरी. सो हो क्या रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो स्कोप ऑफ पावर है दैट हैज़ वाइडेंड, वो बढ़ गई है. अब जिन मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली लॉज बना सकती है उन मैटर्स के ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई हैं. इसके अलावा जो असेंबली है और उसकी कमिटीज़ हैं, अब उनकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर रूल्स बनाने की जो पावर है इवन वो भी असेंबली से ले ली गई है. अब इस एक्ट का बैकग्राउंड जान लेना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर. अब ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है. ऑल दिस स्टार्टेड विद द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी 1991 में. अब इस एक्ट के अंदर 2 आर्टिकल्स डाले गए. फर्स्ट इज आर्टिकल 239AA एंड सेकेंड वन इज आर्टिकल 239AB. इसके अलावा यूटी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया और यूटी ऑफ दिल्ली को डेजिग्नेट किया गया एज एनसीटी ऑफ दिल्ली, दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को डेजिग्नेट किया गया एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. दिस एक्ट ऑल्सो क्रिएटेड अ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली. एक 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली. अब यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि हर यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती. इंडिया में सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं फ़िलहाल जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. दे आर पुडुचेरी एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली. इसके अलावा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली प्रपोज की गई है. तो दिल्ली इज़ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. अब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स तो हैं. दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उनके ऊपर लॉज बना सकती है एक्सेप्ट ऑन दीज मैटर्स. लेकिन इन तीनों मैटर्स को छोड़ के, विच आर दोज मैटर्स, वो कौन से मैटर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस. इन तीनों मैटर्स को छोड़ के दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है. राइट, सो दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन विच इज स्पेसिफिक टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. अब जो हमारे करंट अमेंडमेंट एक्ट है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे. So after the 69th Constitutional Amendment Act was passed in the year 1991, उस एक्ट के पास होने के बाद एक GNCTD एक्ट पास किया गया, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, उसी साल 1991 में. सो अब जो हमारी ये एक्ट पास हुई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, इसका एवोल्यूशन क्या है. सो आफ्टर द 69th Constitutional Amendment Act was passed in the year 1991, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सप्लीमेंट करने के लिए GNCTD एक्ट was passed in 1991. So GNCTD Act, that is Government of NCT of Delhi Act, was passed in the year 1991 to supplement the 69th Constitutional Amendment Act. तो अब इस एक्ट में क्या बताया गया, इस एक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के पार्ट्स क्या रहेंगे वो बताया गया. इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर्स जो एलजी के पास रहेंगे वो बताई गई और जो ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो सब कुछ इस एक्ट में बताया गया. तो सारी बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था दैट वाज देयर इन दिस एक्ट कि कैसे वर्क करेगा एक्चुअल में वो सब कुछ.
Now next is you have to understand that Delhi is the capital of the country. तो it is very important for everyone. और दिल्ली को लेके किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, इसको लेके हमेशा ही डिबेट चलता रहा है. So there was a constant battle. अब 2015 से लेके 2018 के बीच में भी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में एक टसल हमेशा बनी रही है. Right, so AAP government, it was promoting the elected government, the representative government. Right, तो एक तरफ है elected government of NCT of Delhi और दूसरी तरफ है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. अब यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेसिडेंट. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूटी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. राइट, सो ही इज़ नॉट इलेक्टेड एज सच. अब इस बैटल को लेके, इस डिबेट को लेके देयर वाज अ केस विद द सुप्रीम कोर्ट. 2018 में ये केस हुआ और इस केस के जो जजमेंट्स हैं वो ये हैं दैट इन तीनों इश्यूज़ को छोड़ के, दैट इज़ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्करेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज without the concurrence of LG of Delhi, except on the issues that is police, public order and land. But Supreme Court ने ये भी कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेती है, दैट डिसीजन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू LG. वो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना पड़ेगा. राइट, एंड ऑल्सो दैट LG वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So these are clearly indicating towards the autonomy of Legislative Assembly. Moving forward, now this act, the GNCTD Amendment Act of 2021, it makes changes to the Government of NCT of Delhi Act 1991. अब जो ये एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ NCT of Delhi Amendment Act of 2021, ये चेंजेस कर रही है टू विच एक्ट, जो एक्ट 1991 में पास हुई थी बाय द सेम नेम, गवर्नमेंट ऑफ NCT of Delhi Act 1991. राइट, इट इज़ जस्ट एन अमेंडमेंट टू दैट एक्ट. अब इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन. तो इसके साथ ही ये जो एक्ट है वो इन्फोर्स हो चुकी है. नाउ विल सी कि इस एक्ट के क्रिटिसिज्म क्या है. दिस एक्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू रिड्यूस द पावर ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. अब जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली. ऑन द अदर हैंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and he is not directly responsible to the people of NCT of Delhi. So he does not hold any accountability to the people of Delhi. So on the face of it, जो ये amendment act है, it seeks to reduce the power of democratically elected representative government. Then it might have detrimental consequences for the federal structure of the country. अब एक तरफ तो we are advocating that we need more decentralization, कि हमें जो है regional level पे, local level पे powers और autonomy देनी है. अब एक तरफ तो हम advocate कर रहे हैं that there must be more autonomy, decentralization to the federal units. उसके लिए we have taken so many steps like 73rd Amendment Act, 74th Amendment Act. Also states keep on demanding more autonomy for them. और जो ये एक्ट है, द अमेंडमेंट एक्ट, it appears to be going against the federal structure of the country in the sense that it is taking autonomy from the Legislative Assembly of Delhi. Also, this act can be a hurdle to quick decision making by the government. अब ये कैसे होगा? हमने देखा था कि किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेने से पहले the government has to take the opinion of lieutenant governor. अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना ओपिनियन कितनी देर में देना है उसके लिए कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया गया. And because of that, quick decision making may be curtailed. Right, तो ये थे इस एक्ट के criticism. Now we'll see what happens to this act in the future from the perspective of the examination to read the 69th Constitutional Amendment Act और उसके जो provisions थे जो भी हमने आज पढ़े. इसके अलावा you have to remember that every union territory of the country does not have a legislative assembly. And after that, focus on the basic provisions, background and criticism of this act. That will be all for this lecture. Now, if you don't want to miss any such videos, subscribe to our YouTube channel. Also follow us on Facebook and Instagram. You can get the PDF of this lecture on our Telegram channel. So yeah, thank you for watching.